जय हिंद। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ टिकट ऐप की साइट में लॉगिन कर लिया है। आपको याद होगा अभी मैंने फिलहाल दो स्मॉल कैप फंड का रिव्यू वीडियो बनाया है। एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड और दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोनों ही वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उन दोनों ही वीडियो के अंदर में मैंने आप सभी से पूछा था कि अगला किस फंड पे आपको रिव्यू वीडियो चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर बंधन स्मॉल कैप फंड पे वीडियो बनाइए। तो चलिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और आज की वीडियो में हम बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा है, सेक्टर एलोकेशन कैसा है, इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल आज की वीडियो बंधन स्मॉल कैप फंड की एक रिव्यू वीडियो होने वाली है। और एक बात मैं और आप सभी को बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि बंधन स्मॉल कैप फंड का जिस तरह का डेटा है, इन डेटा को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में बंधन स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड साबित हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप डेटा देखेंगे तो आपको भी बातें समझ में आएगी। तो चलिए अब मैं बात की शुरुआत करता हूं एक साल के एब्सोल्यूट रिटर्न से। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं एक साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पे। तो आप देख सकते हैं कि एक साल का एब्सोल्यूट रिटर्न बंधन स्मॉल कैप फंड का सबसे ज्यादा है, वो है 70% से भी ज्यादा। और वहीं पे अगर बात करें क्वांट और निपोल की, तो इस मामले में ये चौथे और पांचवें नंबर पर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बंधन स्मॉल कैप फंड का जो प्रेजेंट का परफॉर्मेंस है, जो करंट परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही शानदार है। यहाँ तक कि क्वांट और निपोन से भी बेहतर है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि इस बंधन स्मॉल कैप फंड की अच्छाइयाँ क्या है और बुराइयाँ क्या है। तो मैं अपनी तरफ से कंक्लूजन भी बताऊंगा आपको। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप इस फंड में निवेश कर ही लीजिए। आपको अगर निवेश करना होगा तो थोड़ा सा अपनी रिसर्च आप कीजिएगा, लेकिन इसमें जो मुझे अच्छी लगती है, इसमें जो बुरी लगती है, दोनों बातें ही आपको मैं बताऊंगा। तो एक साल का एब्सोल्यूट रिटर्न देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का, नो डाउट बहुत ही शानदार है, सबसे अच्छा है। और वहीं पे महिंद्रा मनुलाइफ और आईटीआई का भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस फंड पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और वहीं पे अगर हम 3 साल के सीएजीआर चेक करें तो इस मामले में देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड 7वें नंबर पर दिख रहा है 30% के रिटर्न के साथ में। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ना, इसका जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, करंट परफॉर्मेंस है, वो अच्छा है। पिछले दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो थोड़ा सा उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन औसत है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लगभग बोल सकते हैं आपके 34% के आसपास का रिटर्न दिया है और वहीं बंधन ने 30% का रिटर्न दिया है। तो आप कह सकते हैं कि नेक टू नेक ही ये भी चल रहा है। और वहीं पर अगर बात की जाए 5 साल के रिटर्न की, तो 5 साल का रिटर्न इसका अवेलेबल नहीं है फिलहाल। अभी इसका 5 साल पूरा नहीं हुआ है, बहुत जल्दी इस फंड का 5 साल पूरा हो जाएगा। अब क्योंकि 5 साल का रिटर्न नहीं है तो 10 साल का भी रिटर्न नहीं होगा। और एक चीज मैं और आप सभी को दिखाना चाहता हूं, वो है अल्फा रेशियो। अब अल्फा क्या होता है? अल्फा से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि जो भी म्यूचुअल फंड है वो अपनी कैटेगरी के जो इंडेक्स बेंचमार्क होते हैं, हर म्यूचुअल फंड का अपना एक इंडेक्स बेंचमार्क होता है। जैसे अगर स्मॉल कैप की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है, या फिर बीएससी एसएनपी का जो 250 स्मॉल कैप इंडेक्स होता है, वो इनका इंडेक्स बेंचमार्क होता है। तो उस इंडेक्स बेंचमार्क से ये कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकते हैं वो पता हमें अल्फा से चलता है। तो चलिए मैं अल्फा पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी फंड हैं उनमें से सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा अल्फा बंधन स्मॉल कैप फंड का है, वो भी 7% के आसपास का। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। इसीलिए मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड साबित हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो अब हम बंधन स्मॉल कैप फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, हम सभी ने देखा था कि पिछले दिनों स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो ऑफकोर्स अब स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी तो म्यूचुअल फंड के एनएवी में भी गिरावट होगी। तो अगर मैं बात करूं 2 मई 2024 की, तो उस दिन इस म्यूचुअल फंड की एनएवी का जो प्राइस था वो 40 रुपये 69 पैसे था, जो गिरते गिरते 9 मई 2024 को 38 रुपये 86 पैसे के आसपास में पहुंच गया। और स्टॉक मार्केट जैसा कि हमने देखा था कि एक दिन रिकवर की थी। तो अगर मैं बात करूं 10 तारीख की, तो उस दिन 39 रुपये 13 पैसे पे इसकी जो एनएवी है वो क्लोज हुई थी। वही एनएवी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल 1 महीने के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 2% के आसपास में पॉजिटिव में रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर बात की जाए 6 महीने की, तो आप देख सकते हैं लगभग 24.25% के आसपास के रिटर्न हमें देखने को मिल रही है। और वहीं पे अगर बात की जाए 1 साल की रिटर्न की, तो लगभग 68% के आसपास का रिटर्न है। और अगर 3 साल की रिटर्न देखी जाए तो लगभग 31% के आसपास का सीएजीआर हमें देखने को मिल रहा है।
और अगर मैं 5 साल का रिटर्न चेक करूं तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 38.25% के आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब जब मैं मैक्सिमम रिटर्न चेक करूंगा तो यही रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 साल से इसका कम समय हो रहा है, इसीलिए हमें 5 साल का रिटर्न या फिर मैक्सिमम जो रिटर्न है वो सिमिलर ही दिखा रहा है। अब अगर मैं एसआईपी रिटर्न यहाँ पे चेक करूँ, अगर इस फंड में हमने एसआईपी किया होता तो किस तरह का हमें रिटर्न मिला होता। तो यहाँ पे ये 100 रुपये के एसआईपी का कैलकुलेशन दिखा रहा है हमें। अगर हम 100 रुपये पर मंथ इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश किए होते जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, और यहाँ पे जो डेट दिख रहा है हमें फरवरी 28 2020 दिख रहा है, उस समय अगर हम इसमें 100 रुपये के एसआईपी स्टार्ट किए होते तो 5,200 रुपये अभी तक हम इन्वेस्ट किए होते और उसकी जो वैल्यू है वो 10,669 रुपये बन गई होती। ओवरऑल हमें 110% के आसपास का रिटर्न इस फंड ने दे दिया होता। अब हम चलिए कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं। जैसे अगर की मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं ठीक ठाक है, पी रेशियो भी ठीक है, शार्पे रेशियो और बाकी के जो रेशियो है वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अभी इनके जो पीयर्स हैं इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले स्कीम इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ये जो प्लान है ग्रोथ होने वाला है, लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है। और बात की जाए एग्जिट लोड की, तो आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले अगर विड्रॉ कर देते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है। इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं और इसमें लमसम भी कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 1,000 रुपये यहाँ पे रखी गई है। और इस म्यूचुअल फंड की स्कीम का जो बेंचमार्क है वो S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI। अब चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी को मैं पीयर्स दिखाऊंगा, तो चलिए हम पीयर्स भी देख लेते हैं कि इनके जो नज़दीकी कंपटीटर हैं उनका रिटर्न किस तरह का रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न सबसे अच्छा रहा है, और निपॉन और SBI और HDFC का भी देख सकते हैं वो भी ठीक ठाक ही है, लेकिन क्योंकि SBI का परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सा कम है इसलिए 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए 3 साल के CAGR की, तो देख सकते हैं सिर्फ एक फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसने लगभग 34% के आसपास का रिटर्न दिया है। बाकी जो 2 फंड है जैसे HDFC और SBI, उनसे तो अच्छा ही रिटर्न है बंधन स्मॉल कैप फंड का। और अगर बात की जाए लाइफ टाइम CAGR की, तो आप देख सकते हैं लगभग 38.25% के आसपास का लाइफ टाइम CAGR है। अब ऐसा क्यों है, आप यहाँ देख सकते हैं कि निपॉन से भी ज़्यादा ये CAGR है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फंड को ज़्यादा समय नहीं हुआ है और ये जो CAGR दिख रहा है वो लगभग 4 साल के रिटर्न के आसपास में दिख रहा है, जो कि बुल रन का रिटर्न है, इसलिए हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा CAGR देखने को मिल रहा है। ऐसा होगा नहीं, ये जो लाइफ टाइम CAGR है ये आगे चल करके कम हो जाएगा। अब चलिए हम पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं और पोर्टफोलियो के अंदर में जो हमें एसेट एलोकेशन देखने को मिलता है उसे देख लेते हैं। अगर बात की जाए इक्विटी की, तो 89.62% यानी कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास का एक्सपोजर इक्विटी में है। और कैश एंड इक्विवेलेंट की बात की जाए तो लगभग 10.5% के आसपास का हमें एक्सपोजर देखने को मिलता है। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मिसलिनियंस में देख सकते हैं लगभग 11% पैसा लगा हुआ है, फार्मास्यूटिकल में लगभग 7%, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज में देख सकते हैं लगभग 5.25%, IT सर्विसेज में भी देख सकते हैं लगभग 5.25%, टेक्सटाइल में देख सकते हैं लगभग 5.25% से थोड़ा सा कम। और इस तरह के और 43 सेक्टर हैं जिनमें इनका पैसा लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं, जो कलर थोड़ा बड़ा दिख रहा है उस सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, और जो कलर थोड़ा सा छोटा दिख रहा है उसमें थोड़ा सा कम पैसा लगा हुआ है। तो कलर के हिसाब से आप सेक्टर में जितना पैसा लगा हुआ है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर सेक्टर वेटेज है उसमें किस तरह से बदलाव करते हैं और कैसे कितने समय में बदलाव करते हैं। तो आप यहाँ मिसलिनियन देख सकते हैं, ये जो मिसलिनियन है इसमें अगर मार्च 2023 में बात की जाए तो लगभग 9.25% के आसपास का एक्सपोजर था, जिसे इन्होंने बढ़ा करके अप्रैल 2024 में लगभग कह सकते हैं कि 11% के आसपास में कर दिया है। और वहीं पे अगर बात की जाए फार्मास्यूटिकल की, तो आप देख सकते हैं मार्च 2023 में लगभग 2.25% से भी कम था, जिसे इन्होंने बढ़ा करके अप्रैल 2024 में लगभग 7% से ज़्यादा कर दिया है। और वहीं पे बात की जाए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, तो मार्च 2023 में लगभग 3.25% के आसपास का वेटेज था, जिसे इन्होंने बीच में बढ़ाया भी और फिर बाद में घटा भी दिया। और अभी फिलहाल में अप्रैल 2024 में देख सकते हैं लगभग 5.25% के आसपास का एक्सपोजर देखने को हमें मिल रहा है। और वहीं पे बात की जाए IT सर्विसेज की, तो आप देख सकते हैं मार्च 2023 में लगभग 7.25% से थोड़ा सा कम था, जिसे इन्होंने घटा करके लगभग 5.25% के आसपास में कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी लगातार बदलाव कर रहे हैं, ये जो वेटेज है इसमें भी लगातार बदलाव कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें यही समझ में आ रहा है कि ये अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह का शानदार रिटर्न हमें इस फंड से देखने को मिला है। अब चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि करंट होल्डिंग किस तरह की है।
तो अगर करंट होल्डिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इनके पोर्टफोलियो में चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग है, आरईसी इंडस्ट्री है, अपार इंडस्ट्री है, अरविंद है, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड है, पावर फाइनेंस है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज है, मन्नापुरम फाइनेंस है, टीवीएस होल्डिंग है। इस तरह की बहुत ही शानदार लगभग 140 से 44 स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि अपना जो पैसा है ना ये बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर देते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो इस फंड का जो एयूएम है वो 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का है, और 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के एयूएम के लिए लगभग इन्होंने 140 से 44 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। तो आप कह सकते हैं कि आपके पैसे को इन्होंने बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर बात की जाए अदर इन्वेस्टमेंट की तो देख सकते हैं ये हो अदर इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्होंने लगभग 11% के आसपास का पैसा लगा करके रखा हुआ है। और एक चीज मैं और आप सभी को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे फंड मैनेजर्स। तो फंड मैनेजर्स देख सकते हैं यहाँ पे 3 फंड मैनेजर हैं, मनीष गुनवानी है जो इसको मैनेज करते हैं, कृति जैन है और हर्षित भाटिया है। एक और चीज मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, यानी कि 157 फंड मैनेजर्स हैं जिनमें से ये जो हर्ष भाटिया है उनको 1 नंबर का रैंकिंग दिया जा रहा है, वो भी किस मामले में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के मामले में। ये जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका जो 1 साल का एवरेज रिटर्न रहा है अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा रहा है, इसलिए इनका जो रैंकिंग है वो 1 नंबर पर है 57 जो फंड मैनेजर्स हैं या फिर फंड्स हैं उसके मामले में। तो कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा है। अब ऐसा नहीं कि यही यहाँ पे हमेशा बने रहेंगे, जिनका भी 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न या फिर 1 साल का एवरेज रिटर्न है वो अच्छा रहता है, वहाँ पे ये 1 नंबर पे आ जाते हैं। तो फिलहाल अभी हर्ष भाटिया यहाँ पे स्मॉल कैप फंड को मैनेज करने के मामले में 1 नंबर पर दिख रहे हैं। तो ये वो सारी डिटेल थी दोस्तों जिसको मैंने आज की वीडियो में आप सभी को बताया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप सभी को कंक्लूजन भी दूंगा इस वीडियो के आखिर में, तो नो डाउट इनका जो प्रेजेंट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। अब जो मुझे इस फंड की कमी लगती है, अब कमी क्या है, ये है कि ये जो फंड है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इसका लगभग 5 साल भी अभी नहीं हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी अच्छाई जो है इसका परफॉर्मेंस है, और इसमें जो कमी है बस यही मुझे समझ में आता है कि इसका ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन इस बेस पर सिर्फ आपको इन्वेस्ट नहीं करना होगा, जैसा कि मैंने कहा आपको कि अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो आप अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। मेरा काम था रिव्यू करना, वो मैंने आप सभी को करके दिखा दिया। और एक बात मैं और आप सभी से बोलना चाहूँगा कि अगला कौन सा फंड होना चाहिए जिस पर मैं रिव्यू वीडियो बनाऊँ, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, जिस भी फंड पर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उस फंड पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, ताकि वो भी ये जान पाए कि कौन सा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड जो आगे आने वाले समय में एक बेस्ट फंड साबित हो सकता है। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।